जब किसी लड़की के साथ रेप होता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। मीडिया, सोशल मीडिया, हर कोना आवाज उठाता है। दोषी को फांसी दो, इंसाफ दो, ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं। और सच कहें तो ऐसा होना भी चाहिए, ये न्याय की मांग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उन लड़कों के बारे में जिनका यौन शोषण या रेप लड़कियों द्वारा किया जाता है? उनका दर्द कहाँ जाता है? न मीडिया उन्हें आवाज देता है, न समाज, और सबसे बड़ी बात, वो खुद बोल नहीं पाते। अगर कोई लड़का सामने आकर कह भी दे कि एक लड़की ने उसका रेप किया है तो पहले तो कोई उस पर यकीन ही नहीं करेगा, और अगर यकीन भी कर लिया गया तो उल्टा उस पर हंसते हुए कहा जाएगा, तू तो लकी है, तुझे तो मजा आया होगा। पर क्या किसी ने कभी सोचा है उस लड़के की मेंटल हेल्थ के बारे में, उस ट्रॉमा के बारे में जो वो अकेले सहता है? ये जो समाज है ना, वो मर्दों को इंसान नहीं, सिर्फ एक मजबूत लेबल समझता है। पर दर्द, डर और शोषण ये जेंडर देखकर नहीं आते। अब वक्त है इस चुप्पी को तोड़ने का, क्योंकि शोषण चाहे किसी के साथ भी हो वो अपराध है। क्या हमारे समाज में लड़कों के लिए कोई कानून है? जब किसी लड़के का रेप होता है तो न कानून सुनता है, न समाज, और न ही उसे इंसाफ मिलता है। वो कैसे अपनी बाकी जिंदगी जिएगा? कैसे अपनी पत्नी को कल को सच का सामना कर पाएगा? ये सवाल उसके अंदर ही घुटते रह जाते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। आज की कहानी है दिल्ली के एक लड़के की, सौरव। एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी एक दिन में नर्क बन गई, और जिस कहानी को सुनकर शायद आपका भी खून खौल उठेगा। ये कहानी शुरू होती है 17 अगस्त 2023 को। सौरव एक सीधा साधा लड़का जो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। उस दिन भी वो किसी आम दिन की तरह एक ऑर्डर डिलीवर करने निकला, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो दरवाजा वो अगले कुछ मिनटों में खटखटाने वाला है, वहीं से उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात की शुरुआत होने वाली है। क्या हुआ उसके साथ? क्यों आज भी वो इंसाफ के लिए भटक रहा है? और क्यों कानून उसकी चीखें नहीं सुनता? आइए जानते हैं दिल्ली के इस सौरव की कहानी में छुपी वो सच्चाई जिसे सब अनदेखा कर रहे हैं। जब आप ये सुनेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। सौरव नाम का यह लड़का दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय था। उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। घर में उसकी माँ और एक छोटी बहन थी जो पढ़ाई कर रही थी। पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले सौरव के कंधों पर थी। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज भी जाता था। कॉलेज से लौटने के बाद वह हर दिन लगभग शाम 4 से 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक फूड डिलीवरी का काम करता था। उस दिन भी रोज की तरह वह कॉलेज से घर आया और फिर 5 बजे डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह उस पॉइंट पर पहुंचा जहां वह अक्सर रुकता था, वहां उसे कुछ अन्य डिलीवरी बॉयज भी मिले। उन्होंने उसे कुछ ऐसा बताया जो सुनकर कोई भी हिल जाएगा। उस दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। जब सौरव डिलीवरी पॉइंट पर पहुंचा तो वहां मौजूद कुछ दूसरे डिलीवरी बॉयज ने कहा, आज दिन कुछ खास नहीं जा रहा, ऑर्डर बहुत कम मिल रहे हैं। ये सुनकर सौरव का दिल थोड़ा टूट गया। उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगी। उसके मन में लगातार यही ख्याल घूमता रहता था, कॉलेज की फीस कैसे दूंगा, जरेनिया, घर का खर्चा कैसे चलेगा। उसका दिमाग पहले से ही भारी रहता था। पिता की गैर मौजूदगी का बोझ, घर की सारी जिम्मेदारियां और छोटी बहन की पढ़ाई, सब कुछ उसी के कंधों पर था। कई बार वो डिप्रेशन में भी चला जाता, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। उसने उस रात भी काम किया, लेकिन जैसा कि बताया गया था डिलीवरी बहुत कम मिली। रात के 12 बज चुके थे। यही वो वक्त होता था जब वो आमतौर पर घर लौटता था, लेकिन आज वो थोड़ा उदास था क्योंकि कमाई बहुत कम हुई थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाया और जो पता चला वो सुनकर उसकी जिंदगी एकदम से बदल गई। करीब रात के 2:16 पर सौरव के फोन पर एक नया ऑर्डर आया, एक लड़की ईशा के नाम से। जैसे ही नोटिफिकेशन दिखा, उसने बिना देर किए बाइक स्टार्ट की और सीधे रेस्टोरेंट पहुंच गया ऑर्डर लेने। जब उसने देखा कि ऑर्डर में सिर्फ एक छोटा सा बर्गर है तो एक पल के लिए वो हैरान रह गया। रात के इस वक्त 12 बजे के बाद कोई सिर्फ एक बर्गर मंगवा रहा है, और वो भी इतनी दूर से, यही सोच रहा था वो। दरअसल डिलीवरी का पता करीब 10 किलोमीटर दूर था, और दिल्ली जैसे बड़े शहर में इतनी दूरी तय करना रात के उस समय आसान नहीं होता। रास्ते सुनसान और लंबा सफर। फिर भी सौरव ने बिना सवाल किए ऑर्डर उठाया और निकल पड़ा। जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचा, ऐप पर डिलीवरी अलर्ट चला गया। डिलीवरी बॉय आ चुका है। सामने एक बहुत बड़ा और आलीशान घर था। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर आई। करीब 2:56 का समय हो चुका था। ईशा बाहर आई, बर्गर लिया और मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, अगर चाहो तो अंदर आ सकते हो। सौरव थोड़ा झिझका और बोला, नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन ईशा ने दोबारा कहा, कोई बात नहीं, आ जाइए अंदर, बाहर तो वैसे भी काफी अंधेरा है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सौरव ने सोचा, ठीक है, बस पैसे लेने तक अंदर ही खड़ा हो जाता हूँ। वो घर के अंदर गया। जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि माहौल पूरी तरह अलग है। तेज म्यूजिक बज रहा था, चारों ओर पार्टी का माहौल था। लड़कियां डांस कर रही थीं, हंसी ठिठोली चल रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ एक भी लड़का नहीं था। सौरव थोड़ा चौंक
चौंका लेकिन शांत रहा। उसका दिमाग अब भी उसी ट्रैक पर था। सुबह कॉलेज है, पढ़ाई करनी है, कैश लो और निकलो। वो एक कोने में खड़ा रहा, बस इंतजार करते हुए कि ईशा पैसे लेकर आए और वो अपनी राह पकड़ ले। घर के अंदर माहौल पूरी तरह पार्टी वाला था। तेज म्यूजिक, हंसी मजाक और हर किसी के हाथ में शराब के ग्लास। सौरभ बस एक कोने में खड़ा था, चुपचाप, जैसे वक्त गिन रहा हो कि कब पैसे मिले और वो निकल जाए। कुछ ही देर बाद ईशा वापस आई, लेकिन अब उसमें पहले जैसी शालीनता नहीं थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल चुकी थी। चाल लड़खड़ा रही थी, आंखें थोड़ी नशे में डूबी हुई थीं और बात करने का अंदाज भी अब वैसा नहीं रहा। पहली बार जब वो बाहर मिली थी तो बहुत अदब से बात की थी। तुम रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ, तुम चले जाना। लेकिन इस बार आते ही उसने सौरभ को घूरते हुए कहा, देखो कैश तो मैं दे ही रही हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो पार्टी भी कर सकते हो हमारे साथ, ज्यादा कैश भी मिल जाएगा। सौरभ कुछ पल के लिए चुप रहा। अगर वो भी आम लड़कों जैसा होता तो शायद कहता, भाई लड़कियां हैं, मस्त पार्टी है, चलो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन सौरभ अलग था, वो कोई और कहानी जी रहा था। उसके जहन में अब भी वही बातें घूम रही थीं, माँ बहन, घर की जिम्मेदारी, सुबह का कॉलेज और अधूरी नींद। सौरभ ने एक पल के लिए सोचा, अकेला हूँ, लड़कियां हैं, पार्टी का माहौल है, चलो थोड़ा मस्ती कर ही लेते हैं। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और सीधा बोला, नहीं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, लेट हो रहा हूँ, प्लीज आप मेरी पेमेंट दे दीजिए, मैं निकलता हूँ। ईशा ने थोड़ा और पास आकर मुलायम लहजे में कहा, अरे यार इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, थोड़ा रिलैक्स कर लो ना। सौरभ ने शालीनता से जवाब दिया, आप बहुत अच्छे से बात कर रही हैं, लेकिन सच में मुझे जाना है, प्लीज पेमेंट दे दीजिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक ईशा की आवाज बदल गई। इस बार वो झुंझलाते हुए चिल्लाई, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुझसे कह रही हूँ कुछ और तू मना कर रहा है। सौरभ एकदम घबरा गया, माहौल अचानक भारी हो गया था। ईशा ने एक हाथ में फोन उठाया और गुस्से में बोली, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, अभी पुलिस को कॉल करूंगी और तुझे यहीं से उठवा दूंगी अगर मेरी बात नहीं मानी तो। सौरभ फिर भी अपनी बात पर अडिग रहा, धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, आप जो करना चाहें कर सकती हैं, मैं गलत नहीं हूँ और मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ईशा का गुस्सा अब काबू से बाहर था। वो तमतमाई हुई बोली, तुझे पता भी है मैं क्या कर सकती हूँ, एक कॉल में तुझ पर हैरासमेंट और रेप का केस डलवा दूंगी, सीधे जेल में सड़ेगा। सौरभ का चेहरा सफेद पड़ गया। वो एक पल के लिए पूरी तरह सन्न रह गया। आखिर अकेला लड़का, अनजान जगह और चारों तरफ अजनबी चेहरे, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत। डर के मारे उसने झुकी आवाज में कहा, ठीक है मैं रुक जाता हूँ। ईशा मुस्कुराई, लेकिन अब उस मुस्कान में न मासूमियत थी न ही मेहमान नवाजी। वो उसके पास आई और एक ड्रिंक उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, लो अब तुम भी हमारे साथ पियो। सौरभ ने तुरंत मना किया, नहीं मैं शराब नहीं पीता। तभी पास में बैठी एक और लड़की ने ताना मारते हुए कहा, अरे थोड़ा एंजॉय कर लो, डरते क्यों हो। सौरभ फिर से बोला, हमें माफ कीजिए लेकिन मैं नहीं पीता। लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका था। ईशा चिल्लाई, तू पिएगा, और गिलास जबरदस्ती उसके होंठों से लगा दिया। सौरभ का विरोध अब भी था, लेकिन हालात उसके बस में नहीं थे। वो घूंट भर गया। कुछ देर बाद ईशा ने उसकी आंखों में देखा और धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, अब सीधे उस बेडरूम में जाओ, मैं आ रही हूँ। सौरभ के दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, डिलीवरी ऐप पर मेरा नंबर इन लोगों के पास है, अगर मैं भागा तो क्या होगा, क्या ये मुझे ट्रैक करेंगे। उसके दिमाग में डर और घबराहट फैल गई। वो सोचने लगा, अगर मैं कुछ गलत करूं तो ये सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। उसने खुद को यह समझा लिया कि उसे रुकना होगा, हालांकि वो अंदर से टूट चुका था। वो डर से सहमा हुआ कमरे में गया जहां ईशा ने उसे अंदर आने को कहा था, और यहीं वो पल आया जो किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, न तो लड़की के साथ, न लड़के के साथ, न किसी की उम्र, न किसी का समाज। ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी बात होती है जो जीवन भर उस इंसान के दिमाग में गहरे तक बैठ जाती है। न तो वो लड़का न ही वो लड़की कभी इस पल को भूल सकते हैं। सौरभ जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ, वही ईशा थी जो उसे अंदर बुला चुकी थी। वहां और भी लड़कियां आईं। सबसे पहले ईशा ने उसे यकीन दिलाया, फिर दूसरी लड़की आई, फिर तीसरी, और फिर धीरे धीरे हर एक लड़की वहां पहुंची। सबने मिलकर वही किया जो किसी को भी नहीं करना चाहिए था। यह घटना न केवल सौरभ के लिए बल्कि उस लड़की के लिए भी एक ऐसा वक्त बन गया जिसे वे दोनों कभी नहीं भूल पाएंगे। 5 लड़कियां एक लड़के के साथ जो कर रही थीं, वो किसी के लिए भी सोच पाना मुश्किल था। शायद कुछ लोगों को सुनने में यह सामान्य लगे, क्या हुआ, लड़का है, मर्द है, लेकिन अगर आप मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से इसे देखें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी इंसान के साथ ऐसा होना न केवल गलत है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। कभी भी किसी चीज का अधिक मात्रा में होना खतरनाक हो सकता है, फिर चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। ऐसा ही कुछ उस लड़के के साथ हुआ। ये घटना उसकी जिंदगी के वो 2-3 घंटे थे जिनका वो कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था। जैसे लड़कियों के लिए इस तरह की घटनाएं घातक हो सकती हैं, ठीक वैसे ही लड़कों के साथ भी ऐसी घटनाएं जान को खतरे में डाल सकती हैं। वो लड़का कभी इस दर्दनाक अनुभव को नहीं भूल सकेगा और यह उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर लंबे समय तक असर डालेगा। लड़कियां शराब पी चुकी थीं और माहौल पूरी तरह बेहाल था। एक लड़की इधर से कूद रही थी
दूसरी उधर से, और यह सारी चीजें चलती रहीं। उस समय तक करीब 1:30 रात का वक्त था और 2-3 घंटे तक यही सब चलता रहा। जैसे जैसे रात बढ़ी, लड़कियां धीरे धीरे शांत हुईं। सुबह के करीब 4 बजे जब शराब का असर उतरने लगा, उन्होंने लड़के से कहा, जा भाग जा, यहाँ से निकल जा। एक पल में ही सब कुछ बदल गया। वो लड़का जो पूरी रात दर्द और डर में घिरा था, अब बाहर निकला। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो सोच रहा था, अगर किसी को बताया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समाज में मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, और फिर शादी कैसे करूंगा, घर की जिम्मेदारियां कैसे निभाऊंगा। सारी रात जो कुछ भी हुआ वह अब उसके दिमाग में ताजा हो गया था। वो कांपते हुए चुपचाप अपनी राह पर चल पड़ा, मन में भारी बोझ लेकर जो उसे कभी नहीं भूलने वाला था। लड़का अब डिलीवरी बैग को अपनी बाइक पर लटकाकर घर की ओर जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और ऊपर से बारिश हो रही थी, जैसे उसकी सारी दुनिया उसी पल बह रही हो। वह डर के मारे चुपचाप बाइक चला रहा था, हर कदम पर एक नई मानसिक यातना महसूस करता हुआ। जब वो घर पहुंचा, उसकी माँ ने पूछा, तुम कहाँ थे? सारी रात कहाँ गए थे? डिलीवरी का काम कर रहे थे या किसी दोस्त के घर गए थे? लड़का झुका हुआ सहमते हुए जवाब देता है, मैं दोस्त के घर था। यहाँ पर कहानी की आवाज कुछ हद तक शांत हो जाती है। लड़का अंदर ही अंदर घुट रहा था, लेकिन उसने यह सोचा कि अगर किसी को बताया तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। उसने इसे अंदर ही दबा लिया और यहीं पर यह सब खत्म हो जाता है। लेकिन लगभग 1 साल बाद उस लड़के ने यह दर्द किसी अपने पुराने दोस्त से साझा किया था, जिसे वह स्कूल टाइम से जानता था। उस दोस्त के साथ उसका गहरा रिश्ता था और वह जानता था कि शायद वह उसे समझ पाएगा। लड़का जो पत्रकार था, इसने अपनी कहानी को एक आर्टिकल के रूप में लिखा और उसे वेबसाइट पर पोस्ट किया। वही आर्टिकल जो आपने अभी पढ़ा और जिसके बाद मैं आपको यह कहानी सुनाने आया हूँ। उस लड़के ने साफ तौर पर यह भी कहा कि वह नहीं चाहता कि उसका नाम, उसकी फैमिली या उन लड़कियों के नाम सामने आए। किन सवाल ये उठता है, क्या एक लड़के के साथ हुई ऐसी घिनौनी घटना पर उसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? यह घटना कई पहलुओं को सामने लाती है और हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। आपका क्या कहना है? कृपया कमेंट जरूर करें। अगर आप ऐसी और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।